नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता है। भैया ये चैप्टर आपने क्या दिखा दिया यार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा लेवल का चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें बहुत डर लगता है, सब डर खत्म हो जाने वाला है इस लेक्चर को देखने के बाद। इस लेक्चर को एंड तक देखना, मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान भाषा में तुम्हें ये लेक्चर समझ में आने वाला है। और ये लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा भैया कि इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, बट ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पुटअप किए गए हैं टर्म टू एग्जाम में, डायरेक्ट से बेसी पूछा है। तो ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पर नए हो, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स, वन शॉट लेक्चर्स, इंग्लिश का हो नोट्स, एसएसटी का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, सबके वन शॉट लेक्चर्स प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो नोट्स के। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। गो एंड चेक आवर प्लेलिस्ट चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। जाके प्लेलिस्ट चेक करो, नोट्स देखो, और इस लेक्चर को आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाओगे, ये 100% गारंटी मेरी है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से समझने हैं और सोचने हैं। कुछ नहीं, बस आप सिंपली बस ये रख लो, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो @ प्रतीक 1718 दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, यहाँ पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट, पर्सनल लेवल हो, स्टडी से हो, प्रैक्टिकली हो, कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स, मैं अवेलेबल हूँ 24/7 फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि बहुत ही आसान चैप्टर, जितना तुम समझते हो कि भैया ये हार्ड चैप्टर, उतना है नहीं। बहुत ही लल्लन टॉप चैप्टर है यार, मजा आ जाता है ऐसे चैप्टर्स पढ़ने में। तो चलो मूव करते हैं सोशल साइंस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो फाइनली हम घुस चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मेरे भाई ए बाबू, इसको देख के तुम समझ में आ रहा होगा, कहीं दूसरे जगह मत जाना, कुछ दूसरा मत सोचना, बट इसको देख के तुम समझ रहे होगे भैया कहना क्या वाले हैं। और इसको देख के तो कुछ लोग तो इसके आशिक भी होंगे, कुछ लोग इसके आशिक हो गए, कुछ लोग इसके आशिक हो। एक बात मैं बता दूं, जो गौवा के लड़कवा होते हैं, जो गांव में रहते हैं लड़कवन, वो इसके आशिक होंगे। और जो शहर में होते हैं, जो बिलायती होते हैं शहरी वाले, वो इसके आशिक होंगे। शहर वाले बंदों को पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है और ये कहां से आता है, बट गांव वालों बंदों को ये 100% पता होगा कि भैया ये बनता यहां से और ये उगता यहां है, और इसको मॉडिफाई करके हम इसको ये बना देते हैं। तो यही डिफरेंस है गांव वाले लड़के और शहर वाले लड़के में। गांव वाला लड़का जो सोच है, अपनी सोच थोड़ी सी 2 कदम ऊपर लेके चलता है, बट ये 2 कदम ऊपर रहते हैं बट उसके नीचे वाला प्रोसेस नहीं जानते। यही कंडीशन है। तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आप बुरा मत मानना कि भैया मैं शहर से हूं, मैं शुरू से शहर में रह रहा हूं, नहीं, ये कोई गलती नहीं है तुम्हारी, तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिला, बट मैं तुम्हें समझाने वाला हूं इस वीडियो में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु होती है, कोई भी गुड्स होता है यार, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक ये गन्ने हैं, गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब इसको मैन्युफैक्चर करके लाएंगे, मिल में लाएंगे, मिल में लाने के बाद इसको हम चीनी बना देंगे, चीनी से फिर चाय पियेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही चीनी फाक जाते हैं। कितने चीनी फाकते हैं भाई? चीनी फाकने वालों की कमी नहीं है और गन्ना चूसने वालों की कमी नहीं है। हाँ, तो ये भी भाई आज के डेट में बता दूं कि अगर आप बनारस ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र में हो, कानपुर हो, तो इसका जूस छोटे गिलास में 10 रुपया, बड़े गिलास 20 रुपया, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 50, ऐसे ऐसे मिलता है। लोग तरसते हैं कि गन्ने का जूस मिल जाए, बट गांव घर में मजा आ जाता है यार चूहने में। मैंने भी चखा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको तो सब लोग जानते होंगे, ये तो आपकी सामग्री है, तो इसको मैन्युफैक्चर करके यही बनाया जाता है। तो सेम कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाता है। समझ में आया मेरे भाई? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात उठेगी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या नीड है, क्यों है, कैसे है? आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा भैया क्यों मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसकी क्या जरूरत है? हम तो गांव के किसान जो होते हैं, गन्ना काटते हैं, काट के लाते हैं, पेराई करते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, गुड़ बनाने के बाद फिर उससे हम मिल वगैरह में भेजते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर करके उससे हम चीनी बनाते हैं। क्या नीड है भैया? गुड़ की भी तो चाय पी लेंगे, वो भी तो मीठा लगता है, वो भी तो मीठा लगता है, बट मैं आपको बताने वाला हूं क्या नीड है। भाई एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के हिसाब से, जैसे तुम्हें कपड़ा, ये मैंने जो कपड़ा पहना है इसका भी एक मैन्युफैक्चरिंग होके आया होगा। ये मैंने वॉच पहनी, ये भी मैन्युफैक्चर होके आई होगी। ये जो रिमोट है ये भी मैन्युफैक्चर होके आई होगी। ये जो फैन है ये भी मैन्युफैक्चर होके आया होगा। ये जो डिजिटल बोर्ड तुम्हारे सामने दिख रहा है ये भी मैन्युफैक्चर होके आया होगा।
तो सेम कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। एज यू नो कि जो किसान लोग होते हैं, जो किसान होते हैं यार, लैंड की कमी हो गई है कि नहीं? 100% बताओ, तुम्हारे घर में कितने बीघा खेत है? कुछ कहेंगे भैया 10 बिस्से, और कुछ लोग कोई के यहाँ 18 बिस्सा को 1 बीघा कहते हैं, कुछ के यहाँ 20 बिस्सा को 1 बीघा कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कितने बिस्सा को कितना बीघा कहते हैं। तो कुछ लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं, तो जमीन की उर्वरता कम हो गई है, जमीन कम हो चुके हैं, तो कहां से मैन्युफैक्चर होगा यार? किसान परेशान है, किसान परेशान है, लिमिटेड लैंड है, उसी में कैसे सब कुछ हो जाएगा? जीवन यापन करना है, शौक पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का सपना पूरा करना है, तो कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम यही बोल रहा है इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्रीकंडीशन फॉर एरिडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री। इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है, जो इंडस्ट्री होता है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री होता है, ये क्या करता है, देश की गरीबता को दूर करता है, और जो इरेडिकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी उसमें भर्ती कर लेता है। जैसे सपोज करते हैं कि मेरे घर में एक लोग हैं बेरोजगार, बेरोजगार को रोजगार देता है ये इंडस्ट्री, इसलिए ये इंपॉर्टेंस दिया जाता है लाइफ, बेरोजगार को रोजगार। कुछ किसान भी आके इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी एक रूप से बेरोजगार है, तो बेरोजगार को रोजगार देना, ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और जो एक्सपोर्ट होते हैं यार, ऐसा नहीं कि अब ये यही रहेगा, ना, ये विदेश में एक्सपोर्ट होता है, पैसे आते हैं, पैसे नहीं आते हैं, उनकी करेंसी मुझे मिलती है, डॉलर में आते हैं पैसे, तो उससे अपनी इनकम बनती है, समझ रहे हो? तो वो चीज तुम्हें समझनी है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रीज फर्निश गुड्स ऑफ हायर दैट मेक्स अ कंट्री प्रोस्पेक्टिव। ये कंट्री के प्रोस्पेक्टिव बनाया जाता है कि एक लेवल का गुड्स बनाया जाता है, उस गुड्स को बना के हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी करेंसी अपने भारत में लाते हैं, काफी अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड की कमी है, मैं एक किसान हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरे पास भूमि नहीं है कि मैं उपजाऊ भूमि बना सकूं, उसमें कुछ बो सकूं, उसको बेच के अपना जीवन यापन कर सकूं। तो मैं जाऊंगा इसी इंडस्ट्रीज में ना भाई, इसी इंडस्ट्री में काम करने जाऊंगा। तो मैं एक रूप से बेरोजगार था, फिर मुझे रोजगार मिला, पैसे मिले, मेरे सपना पूरा हुआ, जीवन यापन चल रहा है, एक रूप से ये इंपॉर्टेंस है। तो ये कंडीशन तुम्हें समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार, मैंने कई हेडिंग्स इसमें छाट रखे हैं, भैया मैन्युफैक्चरिंग आप क्या पूरा पढ़ाने वाले हो? नहीं यार, इसके लेक्चर 2 भी आने वाला, बट लेक्चर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टर्म 2 में पूछे जाने वाले हैं, वही कंडीशन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें भाई। समझ में आ गया मेरी जान बाबू सोना? समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें समझा रखा है। समझ में आ गया तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भैया समझ में आ गया। लेट्स मूव यार। इंडस्ट्रियल लोकेशन, एज यू नो कि एक लोकेशन होता है इंडस्ट्री खोलना। तुम्हारा भी मन करता होगा भैया मेरे को भी इंडस्ट्री खोलना है, मेरे को भी बेरोजगार बंदों को रोजगार देना है और सीना चौड़ा करके समाज में चलना है कि मैंने इतने बेरोजगार को इतना रोजगार दिया। बट भाई डिपेंड ये करता है, इंडस्ट्री खोलने से पहले उसकी हम लोकेशन की तत्परता लेते हैं। लोकेशन कौन सा सही होगा, लोकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें नीड होती हैं। ऐसा थोड़ी भाई उसर भूमि में जाके तुम इंडस्ट्री खोल लिए, हाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे भी इंडस्ट्री नहीं चलती है। वेट एंड वॉच, कैसे इंडस्ट्री खोलते हैं, कैसे इंडस्ट्री को बंद करवाते हैं, कैसे अर्निंग होगी, सब कुछ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में इसमें बताने वाला हूं। कहीं न कहीं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो इंडस्ट्री खोलना है, टेलिंग वास्ट टेलिंग। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं। अब क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहां कहां ऐसे जरूरत है, जैसे आप कहीं इंडस्ट्रियल खोल रहे हो तो वहां पे लेबरर होने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक एंड मार्केट होना चाहिए। समझ रहे हो भाई? जैसे वहां पे लेबर आसानी से पहुंच चुके हैं, वहां पे कैपिटल, वहां का कैपिटल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक एंड मार्केट भी होना चाहिए। मार्केट इन द सेंस कि इंडस्ट्रियल लोकेशन एक ऐसी जगह पे खोलो जहां पे लोग हों, ताकि उन लोगों में जो बेरोजगार हों वो आके रोजगार पाले।
भाई तुम कहां से खोजोगे यार बंदों को? किसी मार्केट में जाओगे, मार्केट के अगल बगल तो वो चीजें हाईलाइट होती है ना कि अरे यार वहां पे इंडस्ट्री खुली है, चलो हम बात करते हैं। वो चीज डिपेंड करता, और उस मार्केट में इलेक्ट्रिक भी हो ताकि आपका इंडस्ट्री अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाए और अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो ये तीन चीजों की बहुत बड़ी नीड होती है इंडस्ट्री लोकेशन में। सेकंड है क्या, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल एंड गो अर्बनाइज, इंडस्ट्री बनेगी, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम कहीं इंडस्ट्री बनाते हो तो सिटी अपने आप बन जाती है। अगर सिटी में इंडस्ट्री खोलते हो तो इंडस्ट्री अपने आप चल जाती है। इंडस्ट्री पता है कहां खुलता है? कुछ लोग ऐसे हैं, कानपुर शहर देख लो, वो शहर है, वहां पे कई इंडस्ट्रीज हैं। आज मैं अगर कहीं दूर इंडस्ट्री खोल देता हूं तो वहां पे लोग बसने शुरू हो जाते हैं, वहां पे एक सिटी क्रिएट हो जाता है, वहां पे एक मार्केट बन जाता है। थोड़ा सा वक्त लगता है, बट जहां मैंने इंडस्ट्री ओपन किया वहां पे एक मार्केट, वहां पे एक सिटी ओपन हो जाती है। तो जस्ट टू सेक्टर है, दोनों सेक्टर है भैया। मैंने एक ऐसे जगह पे इंडस्ट्री ओपन किया है जहां पे बस भैया ये मिल जा रहे हैं हमें, बाकी हमसे मतलब नहीं है, लेबर मिल जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मिल जा रहा है, तो वहां पे अपने आप मार्केट बन जाएगा, क्योंकि कई लोगों का रोजाना आना जाना हो जाएगा, मार्केट बन जाएगा। मार्केट बनेगा तो धीरे धीरे लोग बसना शुरू कर देंगे, तो वो एक सिटी के रूप में क्रिएट हो जाएगा, वो एक सिटी के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? भाई देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। ठीक है, चलो, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? ये वो होता है जहां पे खूब ढेर सारी इंडस्ट्री जब एक जगह खुलने लगती है, जैसे कानपुर में खूब ढेर सारी इंडस्ट्री खुलने लगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यही आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री का, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है इंडस्ट्री को खोलने के लिए, जो चीजें नीड है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या रॉ मटेरियल्स के सोर्स होने चाहिए, किस आधार पे? फर्स्ट कहता है एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड से आपका यह तात्पर्य है एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रीकल्चर बेस्ड में कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स आते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वुलन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रबर हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, एडिबल हो गया, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। किस बेस्ड होते हैं? एग्रीकल्चर। जिस इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एज रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसे हम एग्रो बेस्ड कहते हैं। ठीक है, और मिनरल बेस्ड क्या होता है? मिनरल बेस्ड मेरी जान ये होता है जहां पे मिनरल के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, जैसे आयरन हो गया मिनरल में, स्टील हो गया, सीमेंट्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, तो ऐसे मिनरल बेस्ड कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दो होते हैं इंडस्ट्रीज में, एक होता है एग्रो बेस्ड, एक होता है मिनरल बेस्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लेना, या तो कहीं स्क्रीनशॉट लेके तुम बना के रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, इनका मेन रोल क्या होता है? बेसिक और की इंडस्ट्रीज, एक होता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। दो इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू मेन रोल के अंतर्गत ऐसे आते हैं, मेन रोल के अंतर्गत यही दो इंडस्ट्रीज आते हैं। पहला होता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज में क्या होता है? आयरन एंड स्टील एंड कॉपर एंड स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये दूसरे इंडस्ट्री को भी फॉरवर्ड कर सकता है, अपना बेसिक जो आधार है ना, ये दूसरे इंडस्ट्री को फॉरवर्ड करके इससे कई नए सामान बन सकते हैं। ये तो अपने आप में एक है, बट ये दूसरे इंडस्ट्री को फॉरवर्ड करेगा, वो उससे पैसा लेगा, फिर ये दूसरे इंडस्ट्री को फॉरवर्ड करेगा, दूसरा इंडस्ट्री इन्हीं सामान का यूज करके एक दूसरी चीज, एक दूसरा गुड्स बना के देगा और मार्केट में उसको लॉन्च करेगा, तो वो हो जाता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज के अंदर। बट कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? जो डायरेक्ट यूज में आते हैं, लाइक शुगर हो गया, ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के, शुगर भाई डायरेक्ट नहीं यूज करोगे। टूथपेस्ट हो गया, डायरेक्ट यूज, दांत को जो गंदा होता है, गंदगी निकालता है ना भाई, तुम्हारे भी दांत गंदे भाई, जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा आगे वाला दांत देखो थोड़ा सा काला काला है, देखो, टूथपेस्ट का यूज किया करो। पेपर हो गया, स्विंग हो गया, मशीन हो गया, फैंस हो गया, ईटीसी ऐसे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं।
समझ में आ गया? ऐसा कोई समझाने वाला है मेरी जान? अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, कम से कम 100+ लाइक का टारगेट बना के अपन चलते हैं। इसके नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। देखो भाई गर्मी, हाँ गर्मी ना, टून समझ में आ गया होगा। चलो भाई ठीक है, आज की डेट में हम तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो बस तुम्हारा यही है कि तुम बस वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नोट्स, हम ये सब कुछ आप तक पहुंचा देंगे। तो मेन रोल के अंतर्गत दो चीजें आ गई सामने हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बात है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहला होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तुम्हें कौन सा इंडस्ट्री खोलना है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कम से कम 1 करोड़ से कम या 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ रुपए तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या कहता है? 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, जितना तुम इन्वेस्ट कर पाओ, जितना तुम इन्वेस्ट कर पाओ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक रुपए खर्च हो जाते हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोलना है तो 1 करोड़ से ज्यादा तुम्हें चुराने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ऐसे कौन कौन से सेक्टर रहते हैं पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हैंडल करता है? एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं गवर्नमेंट, इस सेक्टर को गवर्नमेंट चलाता है, इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट चलाता है, जिसके अंतर्गत कौन सा आता है? भेल आता है, BHEL का जानते हो, भारत हिंदू, जानते हो कि नहीं भाई? हाँ, सेल आता है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत। ये दोनों कंपनियों का नाम तुमने सुना भी होगा आई होप। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रिलायंस आ गया, टिस्को आ गया, टिस्को रिलायंस, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लेना, इसको तुम याद कर लेना। इसके फुल फॉर्म हो गए, इसके फुल फॉर्म हो गए, इसके फुल फॉर्म हो गए, तो ये सब चीजें तुम्हें याद करनी हो, किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये भी याद करनी है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आता है तीसरा, जिसके अंतर्गत प्राइवेट प्लस पब्लिक हाथ मिला लेते हैं। प्राइवेट भी हाथ मिला लेता है और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हाथ मिला लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ऑयल वाला होता है ना, ऑयल। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये बहुत डाउटफुल होता है, ये बहुत बच्चों के डाउट आते हैं, भैया ये क्या होता है इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर कोई आज तक क्लियर नहीं कर पाया, मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होता है? इस इंडस्ट्री में क्या होता है? जैसे मैं ही किसान हूं, मैं ही गन्ना काटता हूं, मैं ही शुगर बनाता हूं, मैं ही डायरेक्ट सेल करता हूं, वो मेरी इंडस्ट्री है। मतलब सब कुछ नीचे से लेके ऊपर तक मैं ही करता हूं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। मैं ही ऑनर हूं, मैं ही ऑनर हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वो चीज होता है। अपना काम स्वयं करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो, तो वो कंडीशन यहाँ फॉलो होती है, तो उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ये तुम याद कर लेना या रट लेना मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर। चलो बात करते हैं बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। भाई 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 भाई, बल्क में और इसका वेट कितने होते हैं, जो रॉ मटेरियल एज द फिनिश्ड गुड्स के रूप में यूज किया जाता है, उनका वेट और बल्क कितना होता है? एक होता है हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन आता है। ठीक है, क्या आता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है हैवी इंडस्ट्रीज के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, भारी न होंगे तो ये हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। लाइट इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक हो गया, हल्के हल्के सामान आते हैं जो डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर मार्केट में ले जाता है, बेचा जाता है, आपके घर जाता है, फ्यूज हो जाता है, फिर तुम लाते हो, फिर ले जाते हो, फिर बनाते हो, फिर करते हो, तो वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये हल्के हो गए इलेक्ट्रिक सामान वाले, बट ये जो आयरन स्टील है ये हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं, इनके वेट और बल्क में होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अब हम बात करेंगे। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 14% कर देता है। भाई क्या बात है, 14% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली। भाई क्या बात है, 35 मिलियन लोगों को ये रोजगार दिया है, मतलब बेरोजगार थे इतने लोग, ये रोजगार दिया है। ठीक है, रोजगार 35 मिलियन लोगों को, मतलब भाई जब इंडस्ट्री खुलती है तो इंडस्ट्री खुलने का मतलब ये होता है उससे कितने लोगों को फायदे होंगे, कितने लोगों को नुकसान होंगे। मैंने बोला ना, या तो इंडस्ट्री सिटी के पास खोली जाती है, या तो इंडस्ट्री जहां खुलती वहीं से सिटी बनना शुरू हो जाता है।
वो चीज समझनी पड़ेगी, वो चीज समझनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये एक डायरेक्ट रूल कहता है ऐसा। तो 35 मिलियन लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जॉब दिया है, रोजगार किया है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट टू 24.6%। फॉरेन जो अर्निंग होता है 24.6% होता है, कंट्रीब्यूट 4% टूवर्ड्स जीडीपी। जीडीपी के अंतर्गत भी कंट्रीब्यूट किया जाता है लगभग 4% तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये चीजें तुम समझ लेना। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं भाई। कॉटन का नाम तुमने सुना होगा। एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, जब प्राचीन भारत था तो क्या होता था, कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम्स वेविंग टेक्निक्स। ऐसे किया जाता था। देखो प्राचीन भारत में ऐसे बुनाई होती थी, ऐसे बुनाई होती थी, ऐसे। तो भाई कहां मशीन छाप रही है और कहां हाथ की बुनाई हो रही है, तो कौन लोग पसंद करेंगे, कौन पसंद करेंगे भाई, भाई भाई कौन पसंद करेंगे, हाथ की बुनाई वाली। नहीं नहीं नहीं, सबको चीजें आसानी से आ गई। उसी समय इंग्लैंड वाले, भाई प्राचीन भारत, इंग्लैंड। तो आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स के अंतर्गत ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ स्टेट बैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्या कॉलोनियल पीरियड? दे कुड नॉट कंपीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब भाई इंग्लैंड एंट्री मारता है कॉटन टेक्सटाइल में, और वो मशीनों के द्वारा छपाई करने लगता है, छपाई करने लगता है। कहां इनका एक बन रहा है, कहां वो 50 छाप दे रहा है। तो बिक्री उसी की नहीं होगी, मार्केट उसी का बनेगा, भेजेगा तो वही सब लोग पसंद करेंगे। तो सेम कंडीशन यही हुआ, सेम कंडीशन यही हुआ। वो उस पीरियड को क्या कहते हैं, जो जिस उस समय ये हो रहा था, उसे हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैंने येलो प्रिंट कर रखा है तो तुम समझ सकते हो कॉलोनियल पीरियड का क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल हो गया। लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लोकलाइजेशन है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैकल्टीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट। लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में लोकलाइजेशन है कॉटन टेक्सटाइल की। वहाँ पे लोग कॉटन के जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वहाँ पे मार्केट भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज भी हैं, लेबर भी हैं, मोस्ट क्लाइमेट। भाई एक बार मैं बता दूं, तुम्हें कुछ बताने वाला था, देखो कुछ कहने वाला था, कुछ बताने वाला था मैं। इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है भारत की, वो मुंबई संभालती है। वहां पे हजारों, अब बता नहीं सकता मैं यार कितने इंडस्ट्रीज हैं और कितने लोग रोजगार, तो वो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हो गया लोकलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग स्पैनिंग यूनिट्स बट वीक वीविंग, क्या ऐसी चीजें थी जो हम पीछे रह गए, इसके अंतर्गत क्या हमें झेलना पड़ेगा? We have made significant increase in the producting of good quality long staple cotton. The need import is still felt. हम फेल्ट क्यों हो गए? क्योंकि हाथ से बुनते थे। प्रॉब्लम्स क्या थी? पावर सप्लाई इरेटिक, मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, स्टीप कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। एज यू नो कि जब चीजें अपग्रेड होती हैं तो मशीनों को भी समय के अनुसार अपग्रेड करना पड़ता है। पुरानी मशीनें हैं, कितना देर तक चलेंगी यार, मशीन तो है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं मिलता था पावर लूम्स के अंतर्गत, और चीज़ें नहीं कर पाते थे वो लोग, मशीनों को भी अपग्रेड नहीं कर पाते थे कि ताकि एक नई मशीन लाया जाए और नई मशीन का और उत्पादन ज़्यादा करे और हम मार्केट में सस्टेन कर पाए। यही कारण है उनको मार्केट में न सस्टेन करने का। बात करते हैं जूट टेक्सटाइल का। किसका? जूट टेक्सटाइल का। जूट टेक्सटाइल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट और जूट गुड्स का। सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अब बांग्लादेश पहले क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि जब विभाजन वगैरह हुए थे तो बांग्लादेश पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। तो कुछ भाग ये हो गया, बट सोचो इसके बाद भी हम सेकेंड स्थान पे हैं। भारत सेकेंड स्थान पे जूट टेक्सटाइल के अंतर्गत, जूट गुड्स के अंतर्गत। फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा। रिसरा में, कोलकाता के रिसरा में 1859 में जूट मिल का सेटअप किया गया था, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी ये पूछ सकता है। 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। ऐसा है 3/4 का एरिया। जैसे क्या है कि एक भाग मेरे में आया तो 3 भाग उनके में चला गया ड्यूरिंग विभाजन के समय। ठीक है, विभाजन के समय ऐसा हुआ था। चलो भाई,
नेक्स्ट क्या है, हाँ, चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के साथ भारत ने कैसे ऐसे चैलेंजेस फेस किया था। स्टीप कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपीन, इजिप्ट एंड थाईलैंड। इनके साथ हम लोगों का कंपटीशन, भाई कंपटीटर भी तो हमें पता चलना चाहिए। जैसे आज तुम कपड़े की दुकान खोल रहे हो अपने मार्केट में, तो उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीटर कौन है, उसके मार्केट कितना चलता है, वो कितने में देता है, क्या करता है, क्वालिटी क्या है। तो सेम कंडीशन यही है, हमारे जो कंपटीटर हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा ब्राजील, फिलीपीन, इजिप्ट एंड थाईलैंड, ये हमारे कंपटीटर है। फिर भी उसके बावजूद भी भारत दूसरे स्थान पे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। बेसिक इंडस्ट्री, एज यू नो, बेसिक इंडस्ट्री मैंने बता दिया था। हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत भी क्या आता है वो मैंने बता दिया था। बेसिक इंडस्ट्री यहीं पे होगा कहीं, रुको, बेसिक इंडस्ट्री बताया था ना भाई, बताओ। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, कोई बता सकता है बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है? देखो, बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है, तो यही होता है। तुम बैक में जब जाओगे तो चीजें आसानी से तुम्हें समझ में आएंगी। बेसिक इंडस्ट्री एंड हो गया है, हो गया है भाई, हो गया है भाई, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत भी दो इंडस्ट्री आती हैं, एक होता है बेसिक इंडस्ट्री जो कि आयरन स्टील होता है, एक होता है हैवी इंडस्ट्री। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। कंट्री डेवलपमेंट को विकसित करने में सबसे ज़्यादा सहायक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे होता है ना भारत की रीढ़ की हड्डी आयरन एंड स्टील है, पकड़ है, पकड़, जिस दिन ये डूब गई उस दिन भारत की स्थिति घबरा जाएगी। तो पकड़ है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना भाई, रीढ़ की हड्डी, शरीर में अगर यही नहीं रहेगा तो अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो वही है, इकोनॉमिकल कंडीशन संभालने का पूरा श्रेय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जाता है, जो कि प्रोडक्शन कंजप्शन स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्री एज अ डेवलपमेंट, तो विकसित कर रहा है आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सुन। अब भाई काफी समय हो गया, 27 मिनट का लेक्चर हो गया नाही नाही में। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ गया, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताना। आफ्टर दैट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नोट्स भी चाहिए या बाद में, नोट्स अभी चाहिए तुम्हें या बाद में चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। भाई वीडियो को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, प्रतीक7018, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा आप लोगों को, समझ में आया ना भाई? समझ में, सभी लोग रिलैक्स रहो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आते हैं। ऐसे ही वन शॉट SST के पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, नोट्स भी साथ साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs की भी सीरीज, और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।